कृषि क्षेत्र को लेकर बड़ी दिक्कतें हैं। एक देश के स्तर पर भी जो हम मुद्रास्फीति देख रहे हैं, इन्फ्लेशन देख रहे हैं, वो फूड इन्फ्लेशन को लेकर काफ़ी हद तक है। इसमें जो उत्पादन है कृषि क्षेत्र का, वो देश के स्तर पर कम हो रहा है, लेकिन आपके राज्य में काफ़ी ऊंची स्तर पर है। ये कैसे हुआ? हमने खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए एक तो अलग कृषि कैबिनेट हमने बनाई। कृषि, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, उसमें एनिमल हस्बेंड्री शामिल है, हॉर्टिकल्चर शामिल है, फिशरीज शामिल है, पानी शामिल है, मतलब वाटर रिसोर्सेज। फिर उसके साथ साथ हमने पावर को सम्मिलित किया और मिल के हम लोग योजना बनाते हैं और एक दिशा में बढ़ते हैं। सिंचाई का रकबा हमने तेज़ी से बढ़ाया, सारे अधूरे बांध पूरे किए और जो बने हुए बांध भी थे उनकी क्षमता काफ़ी कम हो गई थी, टैलेंट तक पानी जाता नहीं था, उसमें तेज़ गति से हमने सुधार करके उनसे दुगनी सिंचाई की व्यवस्था हमने कर ली। अपने किसानों को 1% ब्याज पर कर्जा देने का काम किया हमने। फिर हमने 100 रुपया कुंटल गेहूं पे हम बोनस देंगे, 50 रुपया कुंटल हम धान पे बोनस देंगे। तो हमने प्रोत्साहित करने का काम भी किया। इसका परिणाम यह आया कि वो राज्य मध्य प्रदेश जहाँ 1 क्विंटल भी वीट का प्रोक्योरमेंट नहीं होता था, पिछले साल 50 लाख मीट्रिक टन किया। इस साल हमारी उम्मीद है कि 110 लाख मीट्रिक टन गेहूं हम उत्पादित करेंगे और देश के अन्न के भंडार भर देंगे। एक दिक्कत, क्या आप कह सकते हैं कि आपके राज्य में सिंचाई की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि मानसून पर निर्भरता जो है वो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी? देखिए, सिंचाई में मानसून पर निर्भरता तो रहेगी, क्योंकि डैम आप कितने भी बना लो, अगर पानी नहीं गिरा तो वो भरेंगे नहीं, और वो भरेंगे नहीं तो फिर सिंचाई होगी नहीं। और जो भूजल भी है, अगर बारिश होगी तो ही तो भूजल रहेगा, उसका स्तर ऊपर उठाएगा, वाटर टेबल ऊपर आएगा। अगर नहीं गिरा पानी तो वो भी नीचे जाएगा। तो वर्षा तो आवश्यक है, लेकिन अगर एवरेज से थोड़ी कम होगी तो भी काम चल जाएगा। बिल्कुल अगर नहीं हुई, सूखा पड़ गया तो फिर तो दिक्कत में आएंगे। लेकिन बाय एंड लार्ज हम लोगों ने ये कोशिश की है कि पानी अगर गिर जाए तो वो बह के फालतू ना जाए, रुक जाए। नदियों की जोड़ने की भी बात हुई थी, कि आपको लगता है उससे ये जो मामला है सुलझ सकता है? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, लेकिन अब तकलीफ की बात है कि वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। हमारे मध्य प्रदेश में बेतवा और कैन, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच जोड़ने का काफ़ी मामला आगे बढ़ा था, अटल जी के कार्यकाल में भी बढ़ा था। अभी वो ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है, लेकिन सिरे नहीं चल रहा। मेरा ये कहना है कि पानी एक तरफ व्यर्थ जाता है, दूसरी तरफ होता नहीं है। उसको डाइवर्ट करके समुद्र के बजाय अगर देश के दूसरे हिस्से में पहुंचा दें हम, और नदी अगर जुड़ जाए, एक नदी का पानी धार मोड़ के बाकी इलाके से होते हुए दूसरी नदी में चला जाएगा, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा फिर उठाना चाहिए। निश्चित तौर पर ये मुद्दा प्रासंगिक है, हम लोगों ने उठाया भी है और आगे फिर उठाएंगे। फल और सब्जियों को लेकर जो दाम बढ़े हैं, उसका एक कारण है कि किसान जो अपना उत्पाद लेकर जब बाजार में जाते हैं, एक मोनोपोली बनी हुई है एपीएमसी एक्ट के तहत, कि आप उसी मंडी में बेच सकते हैं। उसके कारण जो मंडी के जो लोग हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा उनको पैसा कम देते हैं, लेकिन ग्राहकों से ज़्यादा लेते हैं। तो उस पर कुछ सुधार की बात आप सोच रहे हैं? मध्य प्रदेश में हमने क्रांतिकारी फैसला किया, फल और सब्जियां किसान मंडी के बाहर बेच सकता है। ये फैसला हमने कर लिया, इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जहां उसको ठीक दाम मिल जाए, बिचौलियों से वो मुक्त हो। वो कब तक हो जाएगा? ये कार्यान्वित हो रहा है? हाँ, अभी कृषि कैबिनेट में फैसला ले लिया, कार्यान्वित हो रहा है हमारा। तो आपको लगता है इससे बहुत फर्क पड़ेगा? निश्चित तौर पर। विडंबना यही है कि किसान को ठीक दाम नहीं मिलते, उपभोक्ता को बहुत महंगी मिलती है, बीच में बिचौलिए खाते हैं। इन बिचौलियों को कैसे भी हमको कम करना पड़ेगा या बिचौलियों से मुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि देश भर में हर राज्य सरकार को इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। निश्चित तौर पर ये जरूरी है, हम दोनों तरह की चीजें करें, क्योंकि किसान का टमाटर 2 रुपया नहीं बिकता और मंडी में 50 रुपया 40 रुपया किलो बिकता। अगर किसान को 2 के बजाय 10 रुपये मिल जाए और उपभोक्ता को 12 रुपये में मिल जाए, तो दोनों को लाभ है। ये करना ही चाहिए। अब एक और मुद्दा आपने जो बात की थी वो है इन्वेस्टमेंट को लेकर, निवेश को लेकर। आपने फिर कुछ मुद्दे उठाए हैं एनडीसी में, और ये है कि जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट जोन्स हैं, जो 5000 हेक्टेयर का है, आपने कहा है कि 5000 हेक्टेयर एक साथ ज़मीन नहीं मिल सकती है। तो फिर आगे इसको कैसे बढ़ाया जाए? नहीं, उसमें इस समय ज़मीन की जो स्थिति है अब, वो बहुत, एक तो शासकीय जो भूमि है एक चंक में मिलना बहुत कठिन है, धीरे धीरे वो समाप्ति होती जा रही है। अब प्राइवेट भी अगर आपको लेना है तो एक तो उसको ठीक दाम देना चाहिए, इसके बाद भी वो तैयार नहीं होता। इसलिए जब तक इसके एरिया को आप कम नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। इसलिए हमने सुझाव दिया है कि 5000 एकड़ के बजाय उसको कम किया जाए। तो सरकार की, केंद्र सरकार की कुछ इस पर टिप्पणी है? नहीं, अभी तो केवल यहाँ एनडीसी में रखा ही है, अभी उनने कुछ रिएक्ट नहीं किया। मुझे लगता है कि सकारात्मक रुख रहना चाहिए इस पर। लेकिन ज़मीन के मामले को लेकर, लैंड एक्विजिशन को लेकर काफ़ी सवाल उठे हैं और हम हर राज्य में किसी न किसी तरह का क्लेश देख रहे हैं। आपकी इस पर आपकी क्या विचार है? हमको 3 चीज़ें करनी चाहिए। नंबर 1,
जहाँ तक संभव हो कृषि योग्य भूमि लेना नहीं चाहिए हमको। बंजर भूमि दूसरी भूमि है उसका उपयोग करने का काम करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ जो निवेश आता है उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि शासकीय भूमि मिल जाए, ऐसी भूमि जो खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, कोई दिक्कत उसमें नहीं। नंबर 2, अगर लैंड एक्वायर करनी पड़े तो लैंड एक्वायर आप औने पौने दाम पे नहीं करेंगे और बिना कन्वेंस किए नहीं करेंगे। हम कह देते हैं अगर कोई आता है और ज़रूरी है तो दो तरह की चीज़ें, एक तो सरकारी इरिगेशन का प्रोजेक्ट है, बाकी प्रोजेक्ट है, उसके लिए ज़रूरत पड़ती तो उसके लिए कन्वेंस भी करना पड़ेगा कि किसानों के हित के लिए। अगर कुछ किसानों को की ज़मीन जा रही है तो कई किसानों को उसका लाभ भी होगा, तो कन्वेंस भी होते हैं लेकिन पैसा उनको ठीक देना चाहिए। तीसरी चीज़, अगर औद्योगिक पर्पज़ से ज़मीन एक्वायर करने की आवश्यकता पड़ गई निजी भूमि, तो उसमें उनको बहुत आकर्षक पैकेज इसलिए दिया जाना चाहिए कि इन्वेस्टर तो अगर एक प्रोजेक्ट उसका 500-600 करोड़ का 1000 करोड़ का है, अगर उसमें वो 25-50 करोड़ रुपया ज़्यादा किसान को दे दे तो किसान संतुष्ट रहेगा, सहयोग करेगा, उसको ठीक पैसा मिल जाएगा और इन्वायरमेंट भी निवेश का ठीक रहेगा, तो इससे निवेशक को भी फायदा है। एक जो केंद्र सरकार ने जो नया बिल सामने रखा है कि लैंड एक्विजिशन के साथ जो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट है उसकी पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार पे है, आप किस हद तक इस बिल से सहमत है? क्या आपको लगता है कुछ बदलाव होने चाहिए? अभी हम उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। राज्य सरकार पीछे हटने का सवाल नहीं है, लेकिन केंद्र भी अपनी जिम्मेदारी से ना बचे, हम लोग मिलजुल के रास्ता निकालें। लेकिन क्या आप इस बात से आप सहमत हैं कि जो लैंड जब ज़मीन को खरीदनी होगी वो जिम्मेवारी सरकार की हो, राज्य सरकार की हो? देखिए, हम तो पहली प्राथमिकता इसको देते हैं कि जिसको ज़मीन अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर ले रहा है तो वो बात करे और राज्य सरकार ध्यान रखे कि किसान का अहित ना हो। लेकिन खुद सरकार एक्वायर करने लग जाए इसकी भी ज़रूरत नहीं। आप उसको संतुष्ट कीजिए जिसकी ज़मीन ले रहे हैं, उसको ठीक योजना बनाइए, ठीक दाम दीजिए, उस पर नज़र हम लोग रखें कि कोई धोखा ना हो पाए, और नहीं तो उसकी मर्जी नहीं तो नहीं दे वो। जहाँ जंगल है ही नहीं, जहाँ जंगल लग भी नहीं सकते, उसको हम फॉरेस्ट लैंड क्यों कहें? उसकी परिभाषा बदल के उसको दूसरे कामों में उपयोग में लाना चाहिए।